हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास का पहला चैप्टर करेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है ना, वो ऐसे है। देखो, जैसे केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड विद न्यू प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ ए एलिमेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर एटम किसी भी एलिमेंट के डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के अंदर चेंज नहीं होते। ओनली जो एलिमेंट्स की क्या होती है, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसके टू पार्ट होते हैं। एक तो होता है रिएक्टेंट, दूसरे को क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड, फिर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड। इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड और यहाँ पर क्या लगाते हैं, फिर एरो लगाते हैं, फिर क्या होता है, प्रोडक्ट साइड। देखो जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है ना, वो टू टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, रिएजेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन है इसके दो पोर्शन हो गए। एक तो क्या हो गया, रिएजेंट, दूसरा क्या है, सबस्ट्रेट। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं इनकी रिएक्टिविटी के बेस पर। जो हमारे पास रिएजेंट होगा, ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव देन सबस्ट्रेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसे थोड़े हो जाती है। जैसे मान के चल रहे हैं हमारे पास वाटर है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिए, स्टोन डाल दिए। यहाँ पर क्या लिया हमने, वाटर लिया। अब यहाँ पर थोड़ी किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन होगी। कोई भी केमिकल्स रिएक्शन को करवाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है रिएजेंट्स, दूसरा होता है सबस्ट्रेट। देखो जो सबस्ट्रेट होता है ना, वो अटैक करता है किस चीज़ के ऊपर, रिएजेंट के ऊपर। नहीं सॉरी, मैं अपोजिट बोल गया। जो रिएजेंट है वो रिएक्टिव है, तो रिएजेंट अटैक करेगा किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है, और फिर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। और जो केमिकल रिएक्शंस है ना, वो भी दो टाइप की हो सकती है। या तो कोई केमिकल रिएक्शन क्या हो, कंप्लीट हो, या दूसरी क्या हो, अनकम्प्लीट हो। अगर हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब दोबारा हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी होती है अनकम्प्लीट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन थी, कंप्लीट। दूसरी कौन सी हो सकती है, अनकम्प्लीट। कंप्लीट, इसके अंदर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। इंटरमीडिएट मतलब ऐसी स्टेज जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हाफ एरो यहाँ से और हाफ एरो यहाँ से। अगर हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हमारे पास रिएक्शन है ना, वो एक और टाइप से भी हम रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने बता दिया है, जो सबस्ट्रेट है ना उसके ऊपर कौन अटैक करता है, रिएजेंट उस पर अटैक करता है, और फिर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, अटैक करता है, और तभी हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लेके चलें रिएक्शन, प्रोसेस जो हमारी रिएक्शन चल रही है, यहाँ पर हम लें एनर्जी। अब हमारे पास दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। मान के चले हम यहाँ रिएक्टेंट को लेके चले, फिर हमें ये ट्रांजिशन स्टेट में गए,
ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो ओल्ड बॉन्ड थे वो क्या हो गए, टूटना शुरू हो गए, और न्यू बॉन्ड वो फॉर्मेशन, और ओल्ड बॉन्ड की क्या हो गई थी, डिसोसिएशन। पुराने बॉन्ड थे वो टूटना शुरू हो गए और नए बॉन्ड बनना शुरू हो गए। अब देखो जब नए बॉन्ड बनेंगे ना तभी नया प्रोडक्ट बनेगा, अगर पहले ही बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं तो नए प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फिर धीरे धीरे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें, यहाँ से 0, यहाँ पर कितना मान के चले 5, तो हमारे पास एनर्जी कितनी जूल होगी, मान के चले 5 जूल है। यहाँ पर एनर्जी लगभग कितनी जूल है, मान के चल रहे हैं हम 3 जूल है। अब दो केस हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट से, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। मतलब यहाँ पर कितनी है, 3 जूल है, तो होनी चाहिए थी स्टार्टिंग में कितने जूल लेके चले हम, 5 जूल, लेकिन हमें मिली कितनी, 3 जूल। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट था उसने एनर्जी क्या कर दी, उड़ा दी ना, एनर्जी क्या उड़ा दी, खर्च कर दी, कितने जूल थी, 5 जूल थी, लास्ट में हमें कितनी मिली, 3 जूल। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मी। क्यों, जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से, मतलब हीट उसने क्या कर दी, एमिट कर दी है, यहाँ पर कम एनर्जी का हमें क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है, क्या हो सकता है, जो रिएक्टेंट था हमारा वो प्रोडक्ट यहाँ पर ऊपर ही रुक जाए, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट हो गई। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कितनी जूल एनर्जी है, 8 जूल एनर्जी है, यहाँ पर कितनी थी, 5 जूल है। अब उसने एनर्जी क्या किया है, एब्जॉर्व की है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक। मतलब जब हमारा रिएक्टेंट एनर्जी क्या करता है, एमिट करता रहता है, क्या करता रहता है, एमिट करता रहता है, एमिट करेगा किसको, हीट को, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्जिट हो गई है हीट, एक्सोथर्मिक। और जब हम हमारे पास क्या हो, हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी मोर हो किससे, रिएक्टेंट से, दो केस बन गए ना, तो प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी मोर है रिएक्टेंट से, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्यों, देखो स्टार्टिंग में 5 जूल थी, जब हमने प्रोसेस शुरू की तो हमारा प्रोडक्ट बना, उसने कुछ एनर्जी क्या की, एब्जॉर्व की है। यहाँ पर तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट के, लेकिन ये तो ज़्यादा होगी ना थोड़ी सी एनर्जी, कितनी है, लगभग 3 जूल, तो 3 जूल इसने क्या किया, एब्जॉर्व किया। जब भी हमारा रिएक्टेंट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जिसमें एनर्जी एमिट होती है उसको हम बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। अब ना हम इनकी कुछ ना की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और रिएक्टेंट मैंने बता भी दिया था, एक तो क्या होता है, रिएजेंट होता है, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव, और ये क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है ना, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है। फिर इन दोनों पर अटैक होता है, और फिर कौन सी स्टेज बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, कौन सी स्टेट, जहां पर क्या होता है, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। उसके बाद जैसे सिंपल एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, तो ये प्लस वाला निशान है ना, ये ऑलवेज रिएक्टेंट की साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एरो वाला साइन है वो किसकी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट की साइड को। और हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन करवाई है मैग्नीशियम के किसके साथ, O2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, MgO। देखो हम रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, Mg हमारे पास कितने 1 है, O कितना है 2 है, ड्यू टू लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो रिएक्टेंट की साइड है और प्रोडक्ट की साइड है ना, ओवरऑल मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यहाँ भी 2 से, 2 Mg हो गया, यहाँ पर O2 हो गया, O भी 2 है। तो देखो ये क्या है, रिएक्टेंट है, या फिर हम दोनों को बोल सकते हैं, एक लेस रिएक्टिव है, एक मोर रिएक्टिव रिएजेंट्स हैं, दोनों ने रिएक्शन कर कर क्या बना लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट थी, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन
एटम की ओनली क्या हुई है, रीअरेंजमेंट हुई है, ना कि एटम्स ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। देखो जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम ही है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन ही है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। तो केमिकल चेंज हम पढ़ते भी हैं, परमानेंट चेंज होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट पर क्या करता है, अटैक करता है, या फिर एक रिएजेंट दूसरे रिएजेंट पर क्या करता है, अटैक करता है, फिर उसकी ट्रांजिशन स्टेट आती है, फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। बस जो प्रोडक्ट बनता है उसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो मैग्नीशियम डायरेक्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने से जलता नहीं है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए ना हम क्या करते हैं, सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीनड विद सैंडपेपर, दिस डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। देखो जैसे हमारे पास ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। देखो ऑप्शन टाइप में आ सकता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है। उस लेयर को पहले हम सैंड पेपर से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर हीट करते हैं, और फिर जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न होना शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखो पहला क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैसेस बन सकते हैं। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लें, अगर H2 की हाफ O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O। अब ये दोनों क्या है, ये भी गैसेज है ये भी गैसेज है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड है। तो मतलब गैसेज को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, लिक्विड को सॉलिड में या फिर सॉलिड को दोबारा गैसेज में, तो स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इवोल्यूशन इन गैसेज, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके दौरान उससे गैसेज क्या होती रहती है, एमिट होती रहती है। जैसे हम NaOH की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, NaOH की रिएक्शन नहीं, आप लोग यहाँ पर ऐसे करो, H2O की रिएक्शन करवा दो Na के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, एमिट हो जाएगी, उसमें से निकलना शुरू हो जाएगी। इसे चेंज इन दी कलर, देखो चेंज इन कलर के तो आप लोगों के डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारा खाना है, सुबह कुछ होता है, धीरे धीरे अगर उसको 1 या 2 दिन तक हम रख देते हैं तो उस खाने का क्या कलर खराब हो जाता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आप क्विकलिम समझते हो ना, लिम, ये कल ही नहीं लेके आते आप लोग लोकल में, जैसे घरों पर ना रंग पेंट करने के लिए, जैसे लोकल में, जैसे आप तो कोई लोग पेंट करवाते हैं, लेकिन पेंट से पहले एक प्रोसेस होती थी, उसके अंदर इसको हम ना लोकल में कलर करने के लिए उसमें क्विकलिम का प्रयोग करते थे, फिर उसको किस में भिगोते थे, H2O के अंदर, तो उसके अंदर से क्या निकलती थी, हीट निकलती थी। तो मतलब टेम्परेचर में चेंज को भी हम स्टडी कर सकते हैं। या फिर सिंपल एग्जाम्पल है, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड के अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दें, तब ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है, या तो हीट को एब्जॉर्ब करती है या फिर हीट को क्या कर लेती है, एमिट कर देती है। अगर हीट को एमिट करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, अगर एब्जॉर्ब करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ये मैंने बता चुका हूँ मैं पीछे। उसके बाद क्या सकती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, या फिर प्रेसिपिटेट की वो क्या कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे हम AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं NaCl के साथ, क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। ये क्या मिल जाएगा हमें, PPT की फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा उस गिवन सोल्यूशन के अंदर। तो केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी आपको जस्ट ये याद रखनी है। इसके बाद हम ना आगे प्रोसीजर करेंगे, उसके अंदर केमिकल इक्वेशंस को पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं वो सब हमने